नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, कल के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से लगभग जो भी प्रश्न है उनके विषय में आपने सीखा और उन प्रश्नों में अगर आप देखें तो महासागर से संबंधित प्रश्नों को हमने देखा था। ठीक है, आज आप देखेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के विषय में। विश्व की प्रमुख नहरों के विषय में नहरों से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आते हैं और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कम से कम ये चीज आपको समझना है कि इन नहरों के विषय में जो भी प्रश्न आपके बने हुए हैं वो तो आपके शामिल ही किए गए हैं, इसके साथ साथ आप देखेंगे और भी रचनात्मक प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है। देखिए, ये क्वेश्चन तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, तीसरा है अरब सागर को हिंद महासागर से और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अगर हम पहले ऑप्शन पर विचार करें भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो देखिए इसके लिए जो नहर बनेगा वह पनामा नहर तो नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा स्वेज नहर होगा। कौन सा नहर होगा? स्वेज नहर होगा। ये आपको समझना है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यस, यही सही है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जो नहर है उसका नाम है पनामा नहर। ठीक है, तीसरा है अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला। तो देखिए, अरब सागर और हिंद महासागर ऐसा कुछ नहीं है इसके मामले में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना। अच्छा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, इसके लिए आप सभी लोग जिब्राल्टर की बातचीत करेंगे। जिब्राल्टर हालांकि कोई नहर नहीं है, ये एक जलसंधि है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलसंधि आप सभी लोग ध्यान से सुने। ठीक है, तो देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिले जिसमें से पनामा नहर के विषय में जानकारी हुई, स्वेज नहर के विषय में और जिब्राल्टर के विषय में। सबसे पहले हम इसमें बातचीत करेंगे पनामा नहर के विषय में। आइए थोड़ा समझते हैं पनामा नहर आखिर है क्या। देखिए, पनामा नहर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर का उद्देश्य क्या था? पनामा नहर, जब स्वेज नहर का निर्माण बंद हो गया 1869 ईस्वी में, यानी 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया तो स्वेज नहर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नहर बन गया। ठीक है, इसके पश्चात ये सोचा गया कि जब नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में अगर हमें पहुंचना है तो हमें कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। यानी यहां पर अगर आप देखें, ये हमने डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये इधर साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए कि यूरोप से जहाज आ रहा है, यूरोप से जहाज आ रहा है और उस जहाज को अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है दोस्तों? कैलिफोर्निया तट पर पहुंचना है। अब कैलिफोर्निया की जब बातचीत करते हैं तो ये तो पैसिफिक ओशन में है। जहाज यूरोप से चला और ये अटलांटिक महासागर तक यहां पर आ गया। अब इसके बाद आगे क्या होते, इस जहाज को कहीं ना कहीं घूमना पड़ता था और ये साउथ अमेरिका से होते हुए इस प्रकार से यहां पर पहुंचता था। तो एक लंबी दूरी कहीं ना कहीं तय करनी पड़ती। इसलिए मैं फिर से आपसे कह दूं कि इसलिए जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी लोग नहरों के निर्माण में उनको महारत हासिल थी। और सबसे पहले मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं, हमबोल्ट महोदय साहब थे। हमबोल्ट महोदय साहब थे, उन्होंने कहा कि यदि इस पनामा स्थमस को काट करके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया जाए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री दूरी है वो कम हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ विचार दिया। ये चूंकि ज्योग्राफिस्ट थे, कोई आर्किटेक्चर तो थे नहीं, कोई इंजीनियर तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का विचार दिया। अब इस विचार को फॉलो करते हुए 1800, याद रखिए 1890 के दशक में, 1890 के दशक में फ्रांस के, याद रखिएगा, फ्रांस के एक महान आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था फर्डिनेंड। याद रखिएगा, फर्डिनेंड
डी लेसेप्स, ठीक है, लेसेप्स नाम था दोस्तों। इन इंजीनियर साहब ने क्या कहा कि चलो इस नहर को हम लोग बनाते हैं, इस नहर को हम बनाते हैं। अब जब फ्रांस ने इस नहर का निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो यहां पर महामारी फैली। महामारी जब फैली तो फ्रांस के लगभग 20,000 मजदूरों की मौत हो गई। जब 20,000 मजदूरों की मौत हुई, एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, इसलिए फ्रांस ने इस पनामा नहर का निर्माण कार्य बंद कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों ये बंद रहा, चलो ठीक है। इसके बाद देखिए समय आता है 1914 ईस्वी का, 1914 का समय आता है दोस्तों। रूजवेल्ट का नाम सुने होंगे, रूजवेल्ट महोदय अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उनके दिशा निर्देशन पर पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। और जब ये कार्य प्रारंभ हुआ तो ध्यान दीजिएगा, ये 1940 में इसको पूरी तरह से तैयार करके व्यापार के लिए खोल दिया गया। जब व्यापार के लिए इसको खोल दिया गया तो सीधा सीधा अब अटलांटिक महासागर से इस रास्ते के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है। तो ये पनामा नहर है। पनामा नहर आप देखेंगे जब शुरुआती समय था तो एक साल में लगभग 1,000 बड़े जहाजों को गुजार हो जाता था। ये शुरुआती समय की बातचीत है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 42 बड़े बड़े कार्गो जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि साल भर की बातचीत करेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात रही। 1914 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और जैसे ही 2014 का समय आया, तो इस नहर ने अपने शताब्दी वर्ष को मनाया। और यहीं से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस नहर ने अपने निर्माण के शताब्दी वर्ष को मना रहा है, तो उसका नाम है दोस्तों पनामा नहर। उम्मीद है कि ये सूक्ष्म जानकारी ही है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण क्यों है? भाई कम महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए पनामा नहर ये नहर दिया हुआ है, दूसरा नहर देखिए यहां पर कौन सा है, पनामा नहर ये हो गया, और दूसरे नहर की बातचीत करें तो सुएज नहर हो गया। सुएज नहर का निर्माण होता है 1869 ईस्वी में। याद रखिए व्यापार के लिए इस नहर को खोला गया। और पनामा नहर का निर्माण कंप्लीट होता है 1914 ईस्वी में। तो आप देखेंगे कि सुएज नहर इससे ज्यादा पुराना है, अब सुएज नहर की अगर हम बातचीत करें तो 168, याद रखिए 168 किलोमीटर लंबा है, 168 किलोमीटर लंबा है और लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 168 किलोमीटर लंबा है और 60 किलोमीटर चौड़ा है। इसी प्रकार इस नहर की बातचीत करें तो ये लगभग दोस्तों 72 किलोमीटर लंबा है और 90 किलोमीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई की बातचीत में देखेंगे तो पनामा नहर ज्यादा है, लेकिन लंबाई के माध्यम से देखेंगे तो इस नहर का मामला कम है। आइए ऑप्शन पर विचार करते हैं। पनामा नहर की लंबाई छोटी है, यस ये बात तो सही है। पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है मामला। पनामा नहर में जल पास लॉक्स बने हुए, तो भाई लॉक्स तो इसमें बने हुए, लॉक्स तो इसमें बने, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब दोस्तों इसकी लंबाई कम है, इसकी छोटी लंबाई होने के कारण इस नहर का महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से चीजों को आप समझ सकते हैं। 168 किलोमीटर लंबाई है और लगभग 60 किलोमीटर चौड़ाई है सुएज नहर की। सुएज नहर देखिए क्या है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और इस नहर के निर्माण के जो महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर थे उनका नाम था, फ्रांसीसी आर्किटेक्चर थे, फ्रांस के थे, नाम था फर्डिनेंड डी लैप्लस। तो कुल मिला के यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ध्यान दीजिए, सभी इन प्रश्नों का विश्लेषण के आधार पर ही चीजें समझ में आएंगी। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पनामा नहर के विषय में देखिए आपसे बातचीत कर रहा है कि आखिर इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। क्या एक डेल्टा के रूप में था? नहीं भैया, ये तो एक स्थमस था दोस्तों। स्थमस का मतलब एक स्थल संधि था, जहां कहीं ना कहीं
इस नहर के अर्थात इस स्थमस के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, तो डेल्टा नहीं था। संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। चलिए भाई दूसरे ऑप्शन पर हम लोग विचार करें। तीसरा, यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाता है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 64 किलोमीटर है। देखिए लगभग 64 किलोमीटर है। तो देखिए इसमें सबसे सही जवाब क्या है? पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बी ऑप्शन तो सही जा रहा है, सी ऑप्शन भी जा रहा है, डी ऑप्शन को भी देखिए मैंने लगभग आपको 60 किलोमीटर बताया, तो 60 और 64 में विशेष कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर बी, सी और डी तो सही है। यह एक पहले डेल्टा था ऐसा कहना गलत है, यह एक पहले स्थमस था, इसलिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन सही नहीं है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? उत्तरी सिरे का मतलब यह है कि ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये मध्य ये सभी मिडिल अमेरिका के कंट्रीज हैं, मिडिल अमेरिका के कंट्रीज है दोस्तों। यहां पर आपको ध्यान देना है कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ का जो देश है इसका तो नाम कास्टारिका हो गया, कास्टारिका के जैसे ही साउथ में जाते हैं तो जो देश हमें मिलता है उसका नाम है दोस्तों पनामा। क्या नाम है? पनामा नाम। अब पनामा में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्थमस है दोस्तों। स्थमस का मतलब क्या होता है? देखिए एक होता है जल संधि, एक होता है स्थल संधि। जल संधि मतलब दो अलग अलग वाटर बॉडीज एक दूसरे में मिले तो वह जल संधि होगा, और जब दो अलग अलग स्थल समूह एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे स्थल संधि कहते हैं। तो एक स्थमस था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1914 में 1914 ईस्वी में जब अमेरिका ने इसका कार्य पूरा कराया, तो यहां पर आप समझना है कि अब ये जो नहर है, ये नहर समान रूप से उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा है, कोलोन है, गाटून है या फिर मिराफ्लोरेस है। ये चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो उत्तरी सिरे की जब बातचीत करता है तो यहां पर आप देखेंगे कोलोन है। कौन सा है दोस्तों? कोलोन बंदरगाह है उत्तरी सिरे में कोलोन बंदरगाह है। बाकी गाटून है। गाटून की बातचीत करें दोस्तों, एक झील है, ये एक झील है। इस झील से होकर ये कहीं ना कहीं नहर गुजरता है, तो गाटून झील हो गई। अब इसके बाद पनामा की जब बातचीत करते हैं तो पनामा तो नहर का ही नाम हो गया, ठीक है। और मिराफ्लोरेस हो गया साउथ में, यहाँ साउथ में ये इसकी स्थिति हो गई। तो उत्तरी सिरे में है कौन? कोलोन। दोस्तों पनामा नहर 1914 ईस्वी में निर्मित हुआ और 2014 में इसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया। इसके अलावा भी आप देखेंगे लगभग 60 से 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हालांकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, 90 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और ये नहर अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। इसका जो है सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो हमबोल्ट महोदय साहब ने दिया था। आर्किटेक्चर शुरुआती कौन थे? तो उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे, ये फ्रांस के थे। हालांकि चूंकि इस नहर का निर्माण अमेरिका के द्वारा पूरा करा गया, इसमें रूजवेल्ट साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कुल मिला के पनामा नहर के विषय में ये बात रही, इसमें बी ऑप्शन को सही करना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन है। अब देखिए दक्षिण सिरे की बात हो रही है, उत्तर सिरे में तो आपको कोलोन मिल गया। अब बताइए पनामा है, कोलोन है, पोर्ट सईद है या फिर गाटून है? दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको मिले, ठीक है। पोर्ट सईद तो यहाँ पर है ही नहीं। पोर्ट सईद जो है सुएज नहर के उत्तर में स्थित बंदरगाह है, पोर्ट सईद। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें आप लोगों को ए ऑप्शन सही करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? देखिए अब ये बात हो गई कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। क्या पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, सू नहर है? दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको मिले, आइए चारों पर हम लोग पहले बातचीत करते। पनामा नहर की बातचीत करें तो ये अटलांटिक ओशन को ये पैसिफिक ओशन से जोड़ता है।
हम मान के चलते हैं कि पूरे विश्व का लगभग 25% यातायात यहीं से होता, समुद्री यातायात, ये भी सही है। श्वेत नहर की बातचीत कर दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है 1914 ईस्वी में हुआ, इसको भी याद रखना है। ठीक है, शुरुआती कार्य फ्रांस के द्वारा और लास्ट में जो है इसका पूरा काम करवाया गया यूएसए के द्वारा, ये भी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, श्वेत नहर की बातचीत करते हैं। श्वेत नहर के लिए डायग्राम थोड़ा देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कभी भी आप मैप में देखेंगे तो ये आपको प्रायद्वीप मिल जाएगा, सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, यहां पर देखिए भारत से व्यापार करने के लिए, भारत हो गया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन तमाम देशों में जाने के लिए जब यूरोप वासियों को लगा कि इस रास्ते का प्रयोग किया जा सकता है, तो फ्रांसीसियों ने सोचा कि अगर इस सिनाई प्रायद्वीप को कट कर दिया जाए। ठीक है, कट किया गया। कितना कट किया गया? 168 किलोमीटर कट किया गया दोस्तों, 168 किलोमीटर कट किया गया। और इसकी जो चौड़ाई रही लगभग 60 मीटर के आसपास रही, लगभग 60 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई रही। चौड़ाई कम है, लंबाई देखो ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस रास्ते से होकर देखिए कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन के जहाज हो गए, स्पेन के जहाज हो गए, पुर्तगाल के जहाज हो गए, फ्रांस के जहाज हो गए, ये सभी जहाज इस रास्ते से होकर भाई इंडिया पहुंचे। इंडिया में जाना सामान्य रूप से सबसे पहले हम चेन्नई की बातचीत करें, चेन्नई की बातचीत करें दोस्तों, कोच्चिन की बातचीत करें, है ना, तो यहां पर जहाज पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों का ज्यादातर अधिकार भारत के दक्षिण में था। जब दक्षिण में था तो वो कहीं ना कहीं मालाबार कोस्ट में जाना चाहते थे, वो कोचीन में जाना चाहते थे, वो केप कैमरिन वाले क्षेत्र में जाना चाहते थे, अर्थात चेन्नई में जाना चाहते थे। ठीक, अंग्रेज लोग भी इस नहर के माध्यम से वह ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात सूरत तट पर पहुंचते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना। अच्छा, इस नहर के निर्माण से भारत अर्थात एशिया तथा यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सोचिए, इतनी लंबी दूरी कहीं ना कहीं कम हो रही है, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इसीलिए स्वेज नहर को एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एशिया तथा यूरोप का जंक्शन किसे कहा जाता है? स्वेज नहर को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ तो यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा स्वेज मिलेगा। स्वेज की खाड़ी के पास है स्वेज बंदरगाह, और जैसे इसके थोड़ा सा ऊपर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर पोर्ट सईद मिलेगा। पोर्ट सईद मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, पोर्ट सईद मिलेगा। पोर्ट सईद के जैसे जाते भूमध्य सागर पर तो आपको मिलेगा काहिरा मिलेगा, और काहिरा के जस्ट बगल में आपको मिलेगा सिकंदरिया। तो सिकंदरिया, काहिरा, पोर्ट सईद और स्वेज, इनको आपको याद रखना है। दीज आर द ट्रेमेंडस या दीज आर द फेमस पोर्ट ऑफ द इजिप्ट कंट्री, और ये लगभग 19वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कील नहर की बातचीत करें। कील नहर जो है वह उत्तरी सागर को, किस सागर को दोस्तों? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, बाल्टिक सागर से जोड़ता है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि ये जो व्यापार है सीधा सीधा वह है, आप देखेंगे फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया, और इसी प्रकार रूस हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करें, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन तमाम देशों के बीच में होता है ये व्यापार। ठीक है, इन तमाम देशों के बीच में व्यापार होता है। इसके अलावा आप अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखेंगे तो पूर्वी तट पर आप देखेंगे इसका भी व्यापार होता है। तो अटलांटिक महासागर की जब हम बातचीत करते हैं, अटलांटिक महासागर को इसीलिए तो कहा गया ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग। क्या कहा गया? दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कहा गया। नाम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ ओशन की तो बातचीत हो नहीं रही है, नहर की बात हो रही है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाला नहर है। अच्छा, इसमें से जो देश अलग हो रहे हैं ना, उसमें डेनमार्क है दोस्तों, डेनमार्क है और जर्मनी है। तो डेनमार्क की बातचीत करें, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, जिसे बाल्टिक सागर की चाबी कहते हैं। याद रखिए, जिस प्रकार से जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं, उसी प्रकार से कोपनहेगन को बाल्टिक सागर की चाबी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कील नहर भी समझ में आ गया होगा। सुनहर की बातचीत करें दोस्तों,
सुपीरियर झील, सुपीरियर झील हो गई, और सुपीरियर झील के अलावा आप देखेंगे ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील इन दोनों के बीच में है। अब विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? अब आप सोचिए 7000 किलोमीटर की दूरी कम कर रही है। यहां से लंदन से सीधा कोचीन आप जा सकते हैं, लंदन से चेन्नई पहुंच सकते हैं, तो इससे बड़ी दूरी क्या हो सकती है? इससे बड़ी दूरी कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप लोग बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए सभी लोग। स्वेज नहर जोड़ता, अब देखिए अभी तक पनामा नहर की बातचीत हुई, अब यहां पर स्वेज नहर के विषय में बातचीत करना चाह रहा है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगा, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। देखिए पहली बात तो यह है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगा, ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है। स्वेज नहर के विषय में भूमध्य सागर और कैस्पियन से ये बहुत दूर दूर हैं। जानते हो साथियों, भूमध्य सागर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें टिरहेरियन सागर मिलता है, आयोनियन सागर मिलता है, एड्रियाटिक सागर मिलता है, हमें कहने का मतलब और आगे बढ़े तो काला सागर मिलता है, एजैव सागर मिलता, तब जाके कैस्पियन सागर मिलता है। इसका मतलब ये कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए यहां से आप इसको, इस ऑप्शन को हटा दीजिए, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझिए, ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर लाल सागर हो गया, ये हो गया लाल सागर, और इधर की तरफ हिंद महासागर। तो देखिए जोड़ता तो है, लेकिन इसके लिए कोई नहर नहीं है, एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम है बॉब अल मंदेव। याद रखिएगा, बॉब अल मंदेव जलसंधि है दोस्तों, इसको आप लोगों को इसमें सही करना रहेगा। ठीक है, तो बॉब अल मंदेव जलसंधि लाल सागर को हिंद महासागर जोड़ती है, ना कि स्वेज नहर के मामले में है। अच्छा, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बीच में तो लाल सागर पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इसके विषय में आइए थोड़ा सा हम लोग और बातचीत करते हैं। स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर देखिए इसका निर्माण कब शुरू हुआ? इसका निर्माण शुरू होता है 1859 ईस्वी में। इसके निर्माण की जो प्रारंभिक स्थिति है वो कब से है? 1859 ईस्वी में, और ये बनते बनते कब तक पहुंचा? 1869 ईस्वी में ये बनते बनते पहुंच गया। 1869 ईस्वी में इसे व्यापार के लिए क्या कर दिया गया? पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। जब ओपन किया गया तो देखिए किस प्रकार से जो पहले यूरोप के जहाज इस प्रकार से होते हुए सीधे भारत पहुंचते थे, अब यहां पर आप देखेंगे कि यूरोप के जितने भी जहाज इस प्रकार से सीधे इंडिया पहुंच जाते हैं। तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है, इसीलिए इसे एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। सही आपने सुना, एशिया तथा यूरोप का क्या कहा जाएगा? जंक्शन कहा जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ध्यान दीजिए दोस्तों। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? अभी तक देखिए पनामा नहर के विषय पूछा गया था कि उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से पत्तन है। अब यहां पर पूछ रहा है कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे में, तो उत्तरी सिरे में भी होगा, एक दक्षिणी सिरे में होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिए सभी लोग। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो भाग है, निकला हुआ भाग दिख रहा है, इसे कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। ये प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो सिनाई प्रायद्वीप था, इस प्रायद्वीप को यहां से कट किया गया। जब कट किया गया तो 1869 ईस्वी में ये पूरा काम हो गया। इसके जो आर्किटेक्चर थे, फिर से एक बार मैं नाम ले रहा हूं, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, ये नाम था भाई, फ्रांसीसी आदमी है, इसी तरह का नाम होता है। अब इस नहर का जब निर्माण हो गया तो अब देखिए लोकेशन पूछ रहा है, किसकी लोकेशन पूछ रहा है? सबसे पहले उत्तरी सिरे पर तो देखिए यहां पर आपको समझना है कि ये जो उत्तरी सिरे पर है तो पोर्ट सईद है, इसको ध्यान देना है। दक्षिण सिरे की बातचीत करें तो यहां पर आपको ध्यान देना स्वेज पोर्ट है।
अब इसके बाद पोर्ट सईद के बगल में देखेंगे तो काहिरा है, काहिरा भी बंदरगाह है। काहिरा के जस्ट बगल में देखेंगे तो सिकंदरिया है, जिसे अलेक्जेंडरिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। अब सुएज नहर के उत्तरी सिरे में कौन सा है? कोलोन है। कोलोन तो यहाँ का बंदरगाह ही नहीं है, कोलोन तो पनामा नहर के पास स्थित है। पोर्ट सईद है, सुएज है या पोर्ट सौद है? तो इसमें सही करोगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए रहा, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग अब बहुत आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। सुएज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पत्तन है? देखिए अभी उत्तर सिरे में पूछ रहा था, अब पूछ रहा है दक्षिण सिरे में कौन सा है। सुएज है, पोर्ट सईद है, इसी प्रकार इस्माइलिया है या फिर पोर्ट तौफीक है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर लगाइए सुएज पोर्ट। सुएज पोर्ट या सुएज बंदरगाह को सही करना है। सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार होता है। फ्रांसीसी आर्किटेक्चर दोस्तों इसके महत्वपूर्ण इंजीनियर होते हैं। यह एशिया तथा यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है, इसीलिए इसे एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। इसके उत्तरी सिरे में पोर्ट सईद हो गया, काहिरा हो गया, सिकंदरिया बंदरगाह है। दक्षिण सिरे में बातचीत करें तो आप सभी लोग जानते हैं उसमें सुएज पोर्ट होगा। इस नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है, सॉरी 60 मीटर है, किलोमीटर नहीं, देखिए 60 मीटर है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 168 किलोमीटर और 60 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहते हैं। और जब सुएज नहर का निर्माण किया गया ना, जब सुएज नहर का निर्माण किया गया तो इसके निर्माण के समय मिस्र में 3 कृत्रिम झीलों को भी निर्मित किया गया। 3 कृत्रिम झीलों को निर्मित किया गया। ये एग्जाम में आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। उन झीलों के क्या नाम है? तो ध्यान दीजिएगा, तिमसा लेक है, तिमसा झील है। कौन सी झील दोस्तों? तिमसा झील हो गया। दूसरा कौन सा है? तिमसा के बाद ग्रेट बिटर है, ग्रेट बिटर झील हो गया। इसी प्रकार से तीसरी कौन सा है? लिटिल बिटर हो गया, लिटिल बिटर झील हो गया। ये सब आपको याद रखना है। ये 3 झीलें कहां पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। मिस्र यूरोप महाद्वीप का देश है जिसे हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं। और सुएज नहर के निर्माण के समय इन कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, समझने का प्रयास करेंगे। सुएज नहर के झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? झाल का मतलब दोस्तों ये होता है लॉक, लॉक, ठीक है। झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। सुएज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। सुएज नहर विश्व के सभी देशों के जलमार्गों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें अभाव क्यों पाया जाता है? अभाव की बातचीत अगर हम करें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि झालों के कारण जलयान का जो प्रवाह है वो प्रभावित होता है। आपने सुना होगा, अभी आपने सुना होगा कि 2 बार ऐसा हो चुका, जिसमें एक बार तो चीन का ही बड़ा सा जहाज फंस गया, बड़ा जहाज फंस गया। अर्थात कहीं ना कहीं जब लॉक नहीं है और जहाज ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े भारी भारी जहाज होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। तो इसमें कारण है झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। ये बात पूरी तरह सही है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें अभाव क्यों पाए जाते अभाव का इसलिए क्योंकि नहर के दोनों किनारों पर समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। सुएज नहर विश्व के सभी देशों की, ये सही हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो गया। इसमें सही कौन सा नहीं है? तो सही आपका नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? अब देखिए इसका निर्माण की बातचीत पूछ रहा है। 1854 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1874 ईस्वी और 1896 ईस्वी। दोस्तों आप सभी लोग तय करके बताइए कि आखिर सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। सुएज नहर का निर्माण फाइनली कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1854, 1869। तो देखिए 1869 को सभी लोगों को सही करना है। 1869 इसका सही जवाब होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर, हाँ स्वेज नहर की लंबाई कितनी। क्वेश्चन पूछ रहा है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। अब आप लोग बताइए, क्या 64 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है, 156 किलोमीटर है, या फिर 168 किलोमीटर है। सोचिए, स्वेज नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। ये आपने व्याख्या में सुन रखा है। तो अब जो देखिए व्याख्या को अच्छे सुने होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बेहतर जो है इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। हम आपको बता दें कि मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी, देखिए एसएससी जीडी की बातचीत अगर हम करें, एसएससी जीडी में आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग हजारों की तादाद में वैकेंसीज आई, जिसमें आप लगभग सुने होंगे तो पहले तो 24,000 के आसपास था, सुनने में आ रहा है कि 40,000 के आसपास की वैकेंसी बढ़ा दी गई, ठीक है ना। तो अब सोचिए इतनी ढेर सारी जो है, अगर मान लीजिए आपको मौका मिल रहा है, वैकेंसीज हैं, तो अगर इस वैकेंसीज में आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अब तैयारी का देखिए मामला क्या है, पहली बात तो यह है कि हम जब पढ़ाते हैं तो हमें दो तरह के विद्यार्थी मिलते हैं। पहले विद्यार्थी वो मिलते हैं जो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो पढ़े, शुरू में पढ़े, और इसके बाद अब वो आ रहे हैं तो उनका कहना यह है कि सर शुरू में जो पढ़ा गया, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो शुरुआत में जो पढ़ाया गया उससे कहीं ना कहीं चीजें कम आ रही है। सीधी सी बात है, देखिए सीधी सी बात है कि जब आप किसी एक विषय में फोकस करोगे तो अब इसका स्तर आप समझिए, एसएससी जीडी जिसमें आप देखेंगे दोस्तों कक्षा 12 तक के लोगों को इसमें अनुमति है कि आप लोग इसमें भर्ती कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बिल्कुल विचित्र तरीके के होंगे, यानी क्वेश्चन आपको बिल्कुल वन लाइनर होंगे और उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 2014 में कौन सा नहर अपना शताब्दी वर्ष मनाया। अब जानकारी है तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं पनामा नहर, नहीं जानकारी है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात यह कि पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है, तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर जोड़ता है, ठीक है। उत्तरी सिरे में कौन सा, दक्षिण सिरे में कौन सा, इतना तो सभी लोग आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जब नहरों की बातचीत होती है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखा देते हैं कि फला नहर कहां कहां पर है। यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि उत्तर दक्षिण वाला जो मामला देखिए इसको आपको समझना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उस वक्त जो हमने ध्यान नहीं दिया समझने में, और कहीं ना कहीं आज यही वही वन लाइनर चीजें हमारे एग्जाम में आ रही। अच्छा, दूसरे विद्यार्थी हमारे इस तरह के हैं जो पहले तैयारी कर चुके हैं, अब कह रहे हैं कि सर हमारा एज फैक्टर कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है। तो जब एज फैक्टर इधर उधर हो रहा है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब एज हमारे हाथ से निकलती जाती है तो अब उसमें घबराने की आवश्यकता क्या है। अगर आप उसके दायरे में है तो भ्रम भरिए, और नहीं दायरे में है तो उसके लिए भी आपको सोचना है कि जो एसएससी सीजीएल होता है, डाटा एंट्री होता है, एफसीआई होता है, अभी तो मौके बहुत ढेर सारे हैं। पेट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं एग्जाम होते हैं, तो मौके पर्याप्त मात्रा में। अब इसकी तैयारी के लिए देखिए हम लोगों ने काम क्या किया, इसका सीधा सीधा सा मामला ये है कि देखिए इसमें जितने भी विषय आते हैं उसमें जीएस वालों की अगर हम बातचीत करें, जीएस के जो चीजें हैं उसमें दोस्तों हमने डिजाइन किया है कि लगभग हर विषय के, अगर हर विषय के लगभग 20 से 25 हजार क्वेश्चन आपको मिल जाए, 20 से 25 हजार क्वेश्चन मिल जाए हर विषय की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स की भी चीजें हैं, और भी तमाम मिसलेनियस चीजें हैं। अगर वन लाइनर चीजें आपको इतनी मिल जाएंगी तो अब आप सोचिए कहां से चीजें रुकने वाली, कहीं से चीजें रुकने वाली नहीं है। बाकी हिंदी है, मैथ है, उसको तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी करना पड़ेगी, और उसके लिए संतुलित बकायदा कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लासेस मिल रही है। तो जो भी साथी ऑफलाइन तरीके से, ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं और प्रयागराज की धरती में उपलब्ध है, मिशन इंस्टीट्यूट एक बार जरूर विजिट करें। पूरी तरह से फोकस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ाई जा रही हैं, और आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही जनवरी में परीक्षा हो जाएगी और इसका रिजल्ट आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो 1000 छात्र हमारे पढ़ रहे हैं उनमें लगभग सभी लोगों का सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो तैयारी की एक रूपरेखा है दोस्तों, उस रूपरेखा के तहत ही जो है चीजें करवाई जा रही हैं। आप कम समय में बचा है, समय कम है और एक नौकरी हमें सुनिश्चित करनी है, तो बिल्कुल मत भटकिए, भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई ये कहे कि आइए हम क्रैश कोर्स करवाते हैं, फला करवाते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं। अगर एक विषय भी पढ़ाया जाएगा तो अब आप सोचिए कैसे वो समाप्त होगा। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैराथन क्लास के माध्यम से
एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही आप लोगों को बताया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसको आप लोग लिखते रहिए, पेपर सॉल्व करते रहिए। यही एक अच्छा नजरिया है पढ़ाई करने का और यही एक शानदार रूपरेखा। तो जरूर आप सभी लोग एक बार सोचिएगा, विचार करिएगा। अभी भी वक्त है, समय ऐसा नहीं कि कम है, समय पर्याप्त है, अगर बस उसको एक सही स्ट्रेटजी के साथ इंप्लीमेंट की जरूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सुनहर किसको जोड़ती है दोस्तों? अब बताइए कौन सा इसमें सही होगा। सुपीरियर को क्या मिशिगन झील से जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से है, या फिर आप देखिए मिशिगन को ह्यूरॉन से है, इरी को ह्यूरॉन से। देखिए यहाँ का पूरा मामला ही हम लोग समाप्त कर लेते हैं समझ करके। दोस्तों ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये झीलें हैं। अब यहाँ पर इन झीलों के बीच में नहरों वाली भी देखिए बात आ रही है। मान लेते हैं कि ये सुपीरियर झील हो गई। कौन सी झील हो गई? सुपीरियर। दोस्तों ये हो गई ह्यूरॉन, और इसके बाद ये हो गई मिशिगन, ये हो गई इरी, और ये हो गई ओंटारियो। 5 झीलें देखिए आपको मिल रही। पहली मिली सुपीरियर, दूसरी मिली ह्यूरॉन, ह्यूरॉन हो गई। तीसरा है मिशिगन, इसके बाद इरी है, और इसके बाद ओंटारियो। दोस्तों मिशिगन झील को छोड़ करके सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो ये दोनों कनाडा और यूएसए में स्थित है। कनाडा और यूएसए में स्थित है, लेकिन मिशिगन की अगर हम बातचीत करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए नहरों की बातचीत करते हैं। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में जो नहर है उसका नाम है सुनहर। सुनहर किसके किसके बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में है। इसी प्रकार इरी नहर की बातचीत करें, इरी नहर दो झीलों के बीच में, एक ह्यूरॉन होगा और दूसरा इरी होगा। तीसरा है वेलेंद नहर। वेलेंद नहर दोस्तों आप देखिए कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आ जाए, तीनों को हमने बताया, सुनहर, इरी नहर, वेलेंद नहर। सुनहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, इरी झील ह्यूरॉन को इरी झील से जोड़ती है, और ओंटारियो और इरी को जोड़ने वाला जो नहर है उसका नाम है वेलेंद नहर। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? सुपीरियर को ह्यूरॉन से बी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए दोस्तों। कील नहर जोड़ती है, कील नहर किसको जोड़ती है? क्या मानचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है? दोस्तों मानचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ने वाला जो समान रूप से नहर है उसका नाम है मर्सी नहर। याद रखिएगा, मर्सी नहर का नाम सुनोगे। ये एक नदी है और इस नदी के माध्यम से दोनों शहर आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों शहरों के विषय में ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली ट्रेन, दुनिया की सबसे पहली ट्रेन इन्हीं दोनों शहरों के बीच में संचालित की गई। और जॉर्ज स्टीफेंसन साहब जो थे, स्टीफेंसन जो साहब थे, ये इस रेलवे इंजन के निर्माता थे और इसके पहले लोको पायलट थे। तो दुनिया का पहला लोको पायलट जो है कौन सा हो गया? जॉर्ज स्टीफेंसन साहब हो गए। और इस इन दो शहरों के विषय में बातचीत करेंगे तो दोनों शहर है मानचेस्टर और लिवरपूल। दोस्तों दोनों मर्सी नदी किनारे स्थित है। मानचेस्टर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और लिवरपूल है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है भाई कील नहर से। दूसरे ऑप्शन पर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, यस यही सही है। उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाला जो नहर है उसे कहते हैं कील नहर। और इसमें डेनमार्क, याद रखिए दोस्तों, डेनमार्क तथा जर्मनी ये दोनों के बीच में नहर है, जिसमें डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन को बाल्टिक सागर की चाबी कहते हैं। वही भूमध्य और लाल सागर दिया है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसका जवाब तो सुएज नहर होगा। प्रशांत और अटलांटिक की बातचीत करें तो इसका जवाब तो पनामा नहर होगा। ठीक है, तो सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, बताओ। स्वेज है, पनामा है, कील है और सू है। स्वेज की बातचीत करें लाल सागर को भूमध्य सागर से, ये तो होगा नहीं। पनामा नहर की बातचीत करें अटलांटिक ओशन को प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशन से। शू नहर हो गया सुपीरियर को ह्यूरॉन से हो गया। ठीक है, तो बचा कौन सा? कील नहर
सी ऑप्शन सही करिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, अगला प्रश्न है क्रा नहर, क्रा कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। क्रा कैनाल की देखिए बातचीत कर रहा है। अगर हम यहां पर भारत का मानचित्र बनाएं, भारत का मानचित्र दोस्तों यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ये इधर हो गया कौन सा दोस्तों, म्यांमार देश हो गया। म्यांमार से लगा हुआ जो देश है इसका नाम है थाईलैंड। ये कौन सा हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि क्रा स्थल संधि किस देश में स्थित है, क्या म्यांमार में है, थाईलैंड में है, काम्बोडिया में है, लाओस में है। तो देखिए क्रा स्थल संधि की जब बातचीत करते हैं तो ये यहाँ पर है, ये कुछ इस प्रकार से है। थाईलैंड इधर है, थाईलैंड के जब आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा मलेशिया, मलेशिया मिलेगा। अच्छा, मलेशिया के दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको सिंगापुर मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा, ठीक है। क्रा स्थल संधि की जब बातचीत हो रही है दोस्तों, एक नहर की बातचीत हो रही है, तो ये नहर कहां पर है, ये नहर है थाईलैंड में। और इसे याद रखिए, इसे थाईलैंड का क्या कहते हैं, डेविल नेक कहते हैं। किस आकृति का है, यानी शैतान के गर्दन की आकृति का है, तो इस नहर को डेविल नेक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सही जवाब कौन सा होगा, बी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पनामा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। भैया बताओ सभी लोग, पनामा जलडमरू, जलडमरू का मतलब यहां पर जलसंधि से मतलब, ठीक है। आर पार नहर खोदने का विचार क्या टालमी ने दिया था, स्ट्रैबो ने दिया था, रेडजल साहब ने दिया था, या हम्बोल्ट साहब ने दिया था। बताइए विचार किसने दिया, इंजीनियर कौन था, ये दो अलग अलग बातें। विचार दिए हम्बोल्ट महोदय ने, और इंजीनियर का नाम था फ्रांस के महान इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स द आर्किटेक्चर ऑफ द पनामा कैनाल, ये बात आप समझ रहे हैं। और जो विचार दिया था उस विचार में आप देखेंगे तो हम्बोल्ट महोदय को शामिल करना, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। चलिए भाई, कील नहर जर्मनी में, ये बात सही है, और उत्तर सागर को बाल्टिक सागर के बीच में जोड़ती है या स्थित है, ठीक है। स्वेज नहर मिस्र में है, स्वेज नहर मिस्र में, ये भी बात सही है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। पनामा नहर, पनामा नहर पनामा में है, पनामा नहर पनामा में है, चलिए ये भी बात सही है। ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर जोड़ती, ये भी सही है भाई। सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम को गोटेनबर्ग के बीच में है। तो देखिए सू नहर के विषय में आपको ध्यान देना होगा, सू नहर जो है वो यूएसए में। तो देखिए यहीं से बयान पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया, यही तो ऑप्शन है जो गलत है ना, बिल्कुल। तो सू नहर यूएसए में है, और ये सुपीरियर झील को, देखिए स्टॉकहोम जो गोटेनबर्ग लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। किससे, ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कील जर्मनी में है, वैसे तो कील जर्मनी और किसके बीच में है दोस्तों, तो जर्मनी और डेनमार्क के बीच में है। डेनमार्क की जो राजधानी कोपनहेगन है दोस्तों, उसे बाल्टिक सागर की चाबी कहते हैं। किसकी चाबी, बाल्टिक सागर की चाबी कहते हैं। वहीं स्वेज नहर मिस्र में है, ये बात सही है, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर है, जो लाल सागर भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा नहर पनामा में है, यह कैरेबियन सागर, अब चूंकि कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या फिर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर जोड़ती है, बिल्कुल सही। सू नहर स्वीडन में नहीं है, अमेरिका में है, इसलिए डी ऑप्शन को सभी लोग इसमें सही करेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके भी समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो गया। देखिए स्वेज नहर का खुलना मतलब निर्माण कब हो रहा है, 1859 से लेकर 1869 ईस्वी में।
ठीक है, 10 साल का लगभग समय लगा इसको बनने में। अब इसका मतलब यह है कि 1869 ईस्वी में जब ये खुला होगा तो ये किन दो रास्तों को आसान कर दिया हो, क्या लंदन से न्यूयॉर्क को, लंदन से पेरिस को, लंदन से केप ऑफ गुड होप को, या फिर लंदन से चेन्नई को। सोचो जरा, आप जरा सोचो, क्या लंदन से न्यूयॉर्क हो सकता है? अरे लंदन से न्यूयॉर्क जाना है तो उसके लिए स्वेज नहर का प्रयोग ही नहीं करना है, उसके लिए स्वेज नहर का प्रयोग ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे ये अफ्रीका है और यहां पर स्वेज नहर है, इसके बाद दोस्तों ये यूरोप हो गया, इधर कहीं नॉर्थ अमेरिका है। तो आप ही बताइए, लंदन से अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो इस रास्ते से होकर जाएंगे, इसका प्रयोग कहां करेंगे? नहीं। दूसरा, लंदन से पेरिस, हम कहते हैं लंदन से ज्यादा पेरिस आना है तो इस नहर का प्रयोग क्यों करना है? नहीं करना है। लंदन से केप ऑफ गुड होप, लंदन से दोस्तों केप ऑफ गुड होप, चलिए एक रास्ता ये हो सकता है। तो लंदन से केप ऑफ गुड होप आने के लिए ये रास्ता नहीं बनाया गया था, ये रास्ता बनाया गया था एशिया तथा यूरोप को आपस में मिलाने के लिए, कि एशिया तथा यूरोप आपस में व्यापारिक दृष्टि से जुड़ जाएं, ये उद्देश्य था। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, लंदन टू चेन्नई। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन से चेन्नई के बीच में समुद्री रास्ता छोटा हो गया। आप समझिए ध्यान से, लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, और ये कोई छोटी दूरी नहीं है। इसलिए स्वेज नहर को एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 20 प्रश्नों का कहीं ना कहीं एक व्याख्या रहा, और इस व्याख्या में आप लोगों ने महत्वपूर्ण चीजों को देखा, अच्छे से आपने समझा। अब यहां से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप सभी लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कम समझ में आए हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा उसको अच्छे से बढ़ा करके। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब चाहे स्वेज नहर की बात हो, इरी नहर की बातचीत हो, गोटा नहर की बातचीत हो, कील नहर की बातचीत हो, डॉन वोल्गा नहर की बातचीत हो, डॉन वोल्गा नहर कल हमने पढ़ाया था आपको, डॉन वोल्गा नहर की बातचीत हो, स्वेज नहर की बातचीत हो, पनामा की बातचीत हो, ये जितने भी दुनिया भर में महत्वपूर्ण नहर हैं, इन नहरों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, और एक एक जवाब भी आप लोगों ने पाया। ठीक है, तो आज यही तक दोस्तों, कल हम जब मिलेंगे तो इसके अगले प्लान की हम लोग बातचीत करेंगे। आज यही तक, जय हिंद।